गरीब बहू को मिला 10 तरह की खेती करने वाला अमीर ससुराल। गांव के एक कोने में टूटी झोपड़ी जैसा घर होता है जहां दीपाली अपने मम्मी पापा के साथ रहती है। पिता रामू ऑटो चलाते हैं, लेकिन दिन भर की मेहनत के बाद भी घर में 2 वक्त का खाना मुश्किल से जुट पाता है। सीमा खांसते हुए बैठी होती है। दीपाली पानी का गिलास पकड़े खड़ी होती है। बेटा जरा पानी दे, सीने में बहुत जलन हो रही है। लो मम्मी, धीरे धीरे पी लो। उसी वक्त रामू थके कदमों से अंदर आता है। चेहरे पर निराशा साफ दिखती है। बेटा, आज तो कुछ भी नहीं हुआ, एक भी सवारी नहीं मिली पूरे दिन। पापा, फिर खाना कैसे बनेगा? नहीं पता बेटा, कभी कभी किस्मत भी पेट पर ताले लगा देती है। दीपाली की आंखों में चिंता और प्यार दोनों दिखते हैं। अगले दिन रात का समय होता है। दीपाली चूल्हे पर कुछ पानी गर्म कर रही होती है। सीमा जोर जोर से खांस रही होती है। मम्मी, आपने दवाई खाई? नहीं बेटा, दवाई खत्म हो गई है। पापा, मैं मेडिकल से ले आती हूँ। नहीं बेटा, पैसे नहीं है अभी, कल देखता हूँ, अगर कुछ पैसे बने तो। लेकिन पापा, अगर मम्मी की सांस रुक गई तो? भगवान है ना बेटा, आज ऐसे ही काम चला लो, कल जरूर ले आएंगे दवा। सीमा फिर से खांसती है। दीपाली उसकी पीठ पर हाथ से मलती है। गरीबी, दर्द, बेबसी सब एक साथ उनके साथ बसी होती है। अगले दिन दीपाली एक थाली में थोड़ा सा सूखा रोटी का टुकड़ा रखती है। पापा आप खा लो, मुझे भूख नहीं है। नहीं बेटा, तू खा ले, तू जवान है, तुझे ताकत चाहिए। मैं तो वैसे भी कुछ नहीं खा सकती, दवा भी नहीं ली आज। एक दिन तो भगवान को भी हम पर दया आनी चाहिए। तीनों अंधेरे कमरे में बैठे होते हैं। टिमटिमाती मोमबत्ती जल रही होती है। एक दिन सड़क पर एक तेज टक्कर होती है और लोग इधर उधर इकट्ठे होकर खड़े होते हैं, पर कोई आगे आकर मदद नहीं करता। भीड़ बस देखती रहती है। उसी वक्त रामू अपना ऑटो चला रहे होता है और पास पड़े एक घायल लड़के को देखता है। घायल लड़का जमीन पर पड़ा होता है, सिर से खून बह रहा होता है, सांस थमी थमी लगती है। कुछ लोग फोन उठाकर शूट कर रहे होते हैं और कोई हाथ आगे नहीं बढ़ाता है। अरे कोई फोन कर रहा है, फोन उठा लो इसका। डॉक्टर बुलाओ, पर कौन जाएगा? रामू झट से ऑटो रोकता है, नीचे उतरकर लड़के के पास आता है। उठो बेटा, कहाँ दर्द है बताओ, उठो। लड़का बेहोश पड़ा होता है। अरे छोड़ो भीड़ को, मैं इसे अस्पताल पहुंचाऊंगा, मेरी गाड़ी में बिठाओ इसे। 2-3 लोग घबराहट में हट जाते हैं और कुछ लड़के रामू के ऑटो में बिठाने में उसे मदद करते हैं। रामू तेज स्पीड में हॉर्न बजाता हुआ अस्पताल की ओर चल पड़ता है। रामू रिसेप्शन पर डॉक्टर नर्स को बुलाते हैं। डॉक्टर साहब, इसे तुरंत देखिए, सड़क पर पड़ा था, अरे बहुत खून बह रहा है इसका। ठीक है, आप अपना रजिस्टर नंबर बताइए। तुरंत अंदर एडमिट करते हैं। आईवी, ब्लड प्रेशर, सिर की चोट साफ करो, एक्सरे और ऑब्जर्वेशन में रखो। डॉक्टर का टीम काम शुरू कर देती है। रामू इंतजार कर रहे होते हैं। अस्पताल का स्टाफ घायल लड़के के घर वालों को फोन कर देते हैं। कुछ समय बाद एक घबराया हुआ आदमी और महिलाएं दौड़ते हुए आते हैं। पिता मोहनलाल आंखों में चिंता के साथ पूछते हैं, मेरा बेटा, कौन लाया उसे यहाँ, कौन? पास का एक आदमी लाया, रामू नाम है। आप पिता हैं? हाँ, मैं मोहनलाल। भगवान, डॉक्टर ठीक तो हो जाएगा ये? हड्डी नहीं टूटी, सिर पर हल्की चोट, कुछ टांके लगे हैं। बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, ये बस कुछ दिन ऑब्जर्वेशन में इन्हें रखना होगा। मोहनलाल रामू के पास जाते हैं और घुटनों के बल बैठकर हाथ जोड़कर कहते हैं, भाई साहब, आपका मैं कैसे शुक्रिया अदा करें, आप मेरा कैसे शुक्रिया लेंगे? आपने मेरे बेटे की जान बचाई, मैं आपकी जो भी मदद कर सकूं करूंगा। पैसे लीजिए, जो चाहिए ले जाइए, नाम बताइए, कुछ भी। अरे भाई साहब, मैं कुछ नहीं चाहता, मेरा काम था इंसान की जान बचाना, बस आप ध्यान रखिए। मोहनलाल बार बार धन्यवाद करते हैं, पर रामू कुछ कहने के लिए हिचकिचाते हैं और फिर सीधे बोलते हैं, भाई साहब, बस एक बात मांगू, मेरी एक बेटी है दीपाली, हम बड़े मुश्किल में है और उसकी मम्मी बीमार है। मैं उसकी शादी की सही जगह ढूंढ रहा हूँ, अगर आपकी नजर में कोई ठीक ठाक परिवार या लड़का हो तो याद दिलाइएगा, मैं बड़ा कर्जदार रहूंगा। अरे रामू भाई, आप तो मेरे गांव के लगते हैं, मैंने भी कई बार आपके इलाके में देखा है, ऐसा लग रहा था कहीं मेरा पुराना परिचित ही हो। हाँ भाई, हम पास के ही गांव में रहते हैं, पर ऐसे तो मैं नहीं चाहता था कि मदद के बदले कुछ मांगू, पर अगर आप किसी अच्छे लड़के का जिक्र करें तो हमें याद रखिएगा। अरे चिंता मत करो, किसी का रिश्ता करवाना बड़ा पुण्य का काम है। मैं अगर कोई अच्छा लड़का मुझे मिला तो पहले आपको बताऊंगा, और हाँ, आपका नाम और घर बताइए जिसे मैं ढूंढ सकूं। रामू नाम, गांव
और दीपाली का छोटा परिचय देते हैं। मोहनलाल वादा करते हैं। कुछ घंटों बाद लड़का हिमांशु होश में आ जाता है। अस्पताल से डिस्चार्ज मिल जाता है। मोहनलाल उसे साथ लेकर निकलते हैं। रामू ऑटो के पास खड़ा होता है। फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। बिना आपकी मदद के शायद आज हम कुछ भी नहीं कर पाते। भगवान आपका भला करे। अरे बस सुरक्षित रहिए, मैं चलता हूं। रामू अपनी ऑटो में बैठकर सड़क पर निकल जाते हैं। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। हिमांशु ठीक हो जाता है। शाम का समय होता है। पूरा परिवार आंगन में बैठा होता है। सास वसुधा चाय पी रही होती है और दोनों जिठानियां अपने अपने फोन में लगी होती हैं। बेटा हिमांशु, तुझे कोई लड़की पसंद है क्या? अब तेरी शादी की उम्र हो रही है। अरे नहीं पापा, मुझे कोई पसंद नहीं है। जो लड़की आपको पसंद आएगी वही मेरी भी पसंद होगी। मैं उसी से शादी करूंगा। वाह बेटा, यह तो बहुत अच्छी बात कही तूने। कुछ दिन पहले जब तू गिरा था ना, तब एक बहुत नेक इंसान मिला था मुझे, जिसने तेरी मदद की। उसने कहा था कि मेरी एक बेटी है, अगर कहीं अच्छा रिश्ता मिले तो बताना। मुझे लगता है वो बहुत अच्छे लोग हैं। पर जी, पहले ये तो पता कर लीजिए कि लड़की का घर कैसा है, अमीर है या गरीब। हमारे दोनों बड़े बेटे की बहुएं तो बहुत अमीर घरों से आई हैं। अब तीसरी बहू भी वैसी ही होनी चाहिए ना, थोड़ा स्टैंडर्ड वाली। अरे वसुधा, जिसने हमारे बेटे की जान बचाई है उसकी बेटी जरूर संस्कारी होगी। मुझे अमीरी गरीबी से कोई मतलब नहीं है, इंसान अच्छा होना चाहिए। वो फोन उठाते हैं और कॉल लगाते हैं। हेलो रामू भाई साहब, नमस्ते। मैं मोहनलाल बोल रहा हूँ। दरअसल मैं आपकी बेटी का रिश्ता अपने छोटे बेटे हिमांशु के लिए लेना चाहता हूँ। अरे भाई साहब, ये तो मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है। आप जरूर आइएगा हमारे घर, आपका स्वागत है। कॉल कट होती है। अब देखते हैं कैसी लड़की निकलती है। हाँ मम्मी जी, देखते हैं इस बार कैसी अतरंगी बहू आने वाली है। बस कोई देसी टाइप की ना हो, नहीं तो फोटो खिंचवाते वक्त भी शर्म आएगी। नंद रिद्धिमा मुस्कुराती है। अगले दिन सुबह का समय होता है। मोहनलाल, वसुधा, हिमांशु, दोनों जिठानियां और नंद गाड़ी में बैठकर रामू के घर की ओर जाते हैं। घर बहुत छोटा, टूटी कुर्सियां, दीवारों पर उखड़ा पेंट होता है। अंदर दीपाली अपनी बीमार माँ सीमा के पास बैठी होती है। दरवाजा खुलता है। रामू स्वागत करते हैं। अरे आइए भाई साहब, आइए, नमस्ते। हमारा घर छोटा है पर दिल बड़ा है। अरे रामू भाई, हमें तो आपका अपनापन ही चाहिए। सभी घर में बैठ जाते हैं। दीपाली अंदर से पानी लेकर आती है। सादी सलवार कुर्ती में चेहरे पर मासूमियत होती है। आप तो बहुत सुंदर हैं। थैंक यू। वसुधा भी मुस्कुराती है और हल्के से पूछती है, बेटी तुम पढ़ी लिखी हो? जी मैंने बीए तक पढ़ाई की है और घर का भी पूरा ध्यान रखती हूँ। दोनों जिठानियां इधर उधर देखने लगती हैं, मुंह बनाते हुए। अरे ये घर तो बहुत छोटा है। हाँ, और ये तो किसी पुराने मोहल्ले जैसा लग रहा है। हमारे बंगले से तो इसका चौथाई भी नहीं है। दोनों एक दूसरे को देखकर हंस देती हैं। सास उन्हें देखती है और आंखों से शांत रहने का इशारा करती है। रामू भाई, आपकी बेटी हमें बहुत पसंद आई। हम चाहते हैं कि ये रिश्ता यहीं तय कर लिया जाए। भगवान आपका भला करे भाई साहब, मेरी बेटी का घर बस जाए, यही मेरी दुआ है। दीपाली झिझकती है मगर उसकी आंखों में एक चमक दिखती है। कुछ दिनों बाद शादी धूमधाम से होती है। दीपाली सादगी भरी लहजे में दुल्हन बनकर मोहनलाल के घर आती है। गृह प्रवेश में दरवाजे पर रंगोली बनी होती है, दीपक जल रहे होते हैं। सास और नंद स्वागत के लिए तैयार खड़ी होती हैं। आओ बेटी, गृह प्रवेश करो। दीपाली पांव रखती है, कलश गिराती है और घर में कदम रखती है। भाभी, अब ये घर आपका है। दोनों जिठानियां पास आती हैं, लेकिन चेहरे पर नकली मुस्कान होती है। देखो बहन, अब हमारे बंगले में भी देसी खुशबू आएगी। हाँ, अब हमारे घर का लेवल नीचे ना चला जाए कहीं। दीपाली सुन लेती है और मुस्कुराकर सबका आशीर्वाद लेती है। देख रही हो बहुएं, असली बहू वही होती है जो संस्कारों से भरी हो, अमीरी से नहीं, दिल से घर बसता है। हिमांशु अपनी नई दुल्हन को देखकर मुस्कुराता है। दीपाली, अब ये घर तुम्हारा है और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। दीपाली की आंखों में चमक होती है। अगले दिन सुबह का समय होता है। ड्राइंग रूम में पूरा परिवार बैठा होता है। ससुर मोहनलाल अखबार पढ़ रहे होते हैं। दोनों बड़े बेटे आयुष और मुकुल लैपटॉप पर कुछ बिजनेस डेटा देख रहे होते हैं। हिमांशु आराम से सोफे पर बैठा होता है। दीपाली रसोई से चाय लेकर आ रही होती है। हिमांशु, अब तो भी हमारी कंपनी ज्वाइन कर ले। तेरी शादी भी हो गई है और बहुत टाइम ऐसे ही निकल गया। सही कह रहे हैं भैया, थोड़ा जिम्मेदार बन। घर का सबसे छोटा बेटा है लेकिन सबसे आराम वाला है। अरे भैया, मैं जिम्मेदार ही हूँ। आप दोनों तो कंपनी में लगे रहते हो, पर गांव के जो 10 खेत हैं उनकी पूरी जिम्मेदारी मेरे सिर पर है। वो खेत, वो मजदूर, वो फसलें सब मैं ही संभालता हूँ। पर उसमें रखा क्या है हिमांशु, ये खेती बाड़ी कोई फ्यूचर वाला काम नहीं है। आज के टाइम में टेक्नोलॉजी का जमाना है।
हाँ, और तुझे ना बचपन से न जाने इस मिट्टी में क्या मजा आता है। न पढ़ाई पूरी की, न कंपनी का इंटरेस्ट, बस खेत और ट्रैक्टर। हिमांशु उस शरारती अंदाज में उन दोनों को चिढ़ाता है। तभी ससुर मोहनलाल का फोन बजता है। मोहनलाल कॉल उठाते हैं। अरे भाई साहब, आपके जो 10 खेत है ना, उनमें जो पाइपलाइन से पानी जा रहा था, किसी ने वो बंद कर दी है। क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? किसने हिम्मत की हमारे खेतों की पाइपलाइन बंद करने की? पता नहीं भाई साहब, लेकिन अगर जल्दी पानी नहीं दिया गया तो सारी फसल सूख जाएगी। मोहनलाल का चेहरा उतर जाता है। वो फोन काट देते हैं। क्या हुआ पापा, आप इतने परेशान क्यों हैं? बेटा, वो जो हमारे खेतों में पानी जाने वाली पाइपलाइन थी, किसी ने बंद कर दी है। अगर आज पानी नहीं पहुंचा तो हमारी सारी फसल सूख जाएगी। हिमांशु की आंखों में गुस्सा भर जाता है। वो मुट्ठी भींच लेता है। पापा, मुझे पता है ये किसका काम है। गांव के प्रधान का बेटा ही ऐसा कर सकता है। उससे एक बार मेरी बहुत बड़ी लड़ाई हुई थी, वही बदला दे रहा है। पर तू शांत रहे हिमांशु, कहीं झगड़ा मत कर बैठना। नहीं भैया, अब ये बात बर्दाश्त से बाहर है। कोई हमारी मेहनत पर वार करे और हम चुप रहे? नहीं। वो गुस्से में घर से बाहर निकलने लगता है। दीपाली रसोई से निकलती है। उसके चेहरे पर चिंता होती है। अरे बेटा दीपाली, तू भी इसके साथ जा। तेरा पति बहुत गर्म दिमाग का है, कहीं कुछ उल्टा सीधा ना कर दे। जी मम्मी जी, मैं जाती हूँ। दीपाली तुरंत अपना दुपट्टा ठीक करती है और हिमांशु के पीछे भागती है। गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। भैया को तो बहुत तेज गुस्सा आ गया है। सही है मम्मी, आपने भाभी को भेज दिया। हे भगवान, सब ठीक करना, हमारी फसल और परिवार दोनों को बचा लेना। गाड़ी खेतों की ओर तेजी से निकलती है। सामने प्रधान का बेटा राघव खड़ा होता है। उसके हाथ में एक डंडा होता है और चेहरे पर अकड़ साफ दिख रही होती है। मुझे पता ही था ये तेरी ही करतूत है राघव। अब सीधा मेरे खेतों में पानी चला दे, वरना देख लेना तेरा बहुत बुरा हाल कर दूंगा मैं। अच्छा जी, क्या करेगा तू है? याद है ना, उस दिन भी तो ऐसे ही आया था और तुझे धूल चटाकर भेजा था। आज फिर भी वही हाल करूंगा। दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं। माहौल गर्म हो जाता है। राघव की नजर में ताव है और हिमांशु की आंखों में गुस्सा होता है। तभी दीपाली बीच में आ जाती है। भैया रुक जाइए, आप दोनों झगड़ा मत कीजिए। हमें किसी से लड़ाई नहीं चाहिए। हमें बस इतना बताइए कि आपको हमसे क्या चाहिए। दोनों दीपाली की ओर देखते हैं और थोड़े शांत हो जाते हैं। भाभी जी, मुझे ऐसे कुछ नहीं चाहिए। बस उस दिन जो हमारी लड़ाई हुई थी उसकी माफी चाहिए। पहली गलती इसने की थी। भैया, इनकी तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। कृपया आप हमारे खेतों में पानी चला दीजिए, वरना सारी फसल सूख जाएगी, बहुत नुकसान हो जाएगा। राघव कुछ पल के लिए चुप रहता है, फिर मुस्कुराते हुए बोलता है, अरे ठीक है भाभी जी, आपकी वजह से ही पानी चालू कर रहा हूँ, वरना इस हिमांशु को तो मैं छोड़ता नहीं। वो अपने आदमी को इशारा करता है, पाइपलाइन चालू करो। पानी की धारा बहने लगती है। खेतों में पानी का शोर गूंजता है और सूखी फसलें भीगने लगती हैं। हिमांशु और दीपाली दोनों खेत में घूम रहे होते हैं। दीपाली हैरान होकर इधर उधर देखती है। अरे वाह, आप लोगों की तो 10-10 तरह की खेती है। मुझे तो ये बात पता ही नहीं थी। और आप लोग इतने अमीर हैं, ये भी नहीं पता था। हाँ, ये 10 तरह की खेती हमने बस ऐसे ही लगाई है। असल इनकम तो हमारी कंपनी से आती है। ये खेत तो हमारे दादा की जमीन है, खाली पड़ी थी, तो मैंने सोचा कुछ नया किया जाए। पर इतनी सारी खेती एक साथ, ये तो बहुत मेहनत का काम है। कौन कौन सी फसलें हैं ये सब? चलो आज मैं तुम्हें सब दिखाता हूँ, हमारी 10 तरह की खेती। दोनों खेतों में घूमते हैं। हिमांशु एक एक फसल दिखाता है। दीपाली की आंखों में चमक आ जाती है। फूलों की खेती, सूरजमुखी, गुलाब और गेंदा के खेत महक रहे होते हैं। कितना सुंदर लग रहा है, जैसे पूरा खेत मुस्कुरा रहा हो। गन्ने की खेती लहराते हरे हरे गन्ने की फसल। अरे ये गांव के बच्चों को हम फ्री में देते हैं। सब्जियों की खेती, टमाटर, बैंगन, मिर्च, लौकी की कतारें। अनाज वाली खेती, बाजरा, गेहूं, मक्का, एक साथ झूमते खेत दिखते हैं। सर्दियों की सब्जियां, साग, मेथी, बथुआ। अरे ये तो मम्मी जी की फेवरेट है। मशरूम, मटर, कॉर्न और ब्रोकली की खेती। ये शहरों में चलते हैं हेल्दी फूड के नाम से, तो मैंने भी इसे ट्रिक किया। आयुर्वेदिक पौधों की खेती, तुलसी, गिलोय, अश्वगंधा, बांस की खेती। ये तो बहुत अलग है। धान, पानी से भरे खेतों में लहराती धान की फसलें दिखती हैं। नर्सरी की खेती, रंग बिरंगे पौधे और पेड़ के छोटे पौधे होते हैं। दीपाली चारों ओर देखकर मुस्कुराती है। हिमांशु, ये तो बहुत कमाल की चीज है। इतनी सुंदरता, इतनी मेहनत, आपको इस पर गर्व होना चाहिए। अरे फायदे का तो कुछ नहीं होता इससे दीपाली, पर गांव के लोगों को फायदा हो जाता है। जो भी सब्जियां या पौधे चाहिए हम फ्री में दे देते हैं। हमारी जमीन यूं ही बंजर पड़ी रहती तो बेहतर है, इससे कुछ उगता तो है। और जो हमारे घर में सब्जियां आती हैं वो सब यहीं की होती हैं, ताजी और प्योर। अब समझी क्यों आपको खेती से इतना प्यार है, क्योंकि ये सिर्फ जमीन नहीं, आपके दिल की लगन है। दोनों खेत के बीच में चलते हैं। अगले दिन सब लोग रिश्तेदार की शादी में जाते हैं। बड़ा सा फंक्शन हॉल में चहल पहल हो रही होती है।
सब लोग तैयार हो रहे होते हैं। दोनों जेठानियां वैशाली और प्रियंका एक कोने में बैठी गपशप कर रही होती हैं। दीपाली हल्के से दूर खड़ी सब देख रही होती है। सास वसुधा और नंद रिधिमा वहीं पास में खड़ी होती हैं। अरे वैशाली, देखना वो नई बहू कैसे तैयार हुई है। लगता है किसी गरीब गली से सीधा पार्टी में चली आई। हाँ दीदी, उसके पास तो ड्रेस भी ठीक नहीं होगी। ऐसी बहुएं तो गांव में भी ना दिखती होंगी। अमीर ससुराल मिल गया, लेकिन ठाठ तो वही गरीबों वाले हैं। दीपाली ये सब सुन लेती है। आंखें थोड़ी नम हो जाती हैं, लेकिन कुछ नहीं कहती। वो चुपचाप जाकर कोने में खड़ी हो जाती है। तभी सास और नंद वहां आ जाती हैं। वैशाली, प्रियंका, बहुओं को एक दूसरे के बारे में ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। दीपाली अगर गांव से आई है तो क्या हुआ, अब इस घर का हिस्सा बन चुकी है। मम्मी जी, हम तो बस मजाक कर रहे थे। मजाक वो होता है जिससे किसी का दिल ना दुखे। और याद रखो, अब दीपाली इस घर की बहू है, तुम्हारी छोटी बहन जैसी। उसे अपनाना तुम्हारा फर्ज है। नंद रिधिमा आगे आती है और दीपाली का हाथ पकड़कर मुस्कुराती है। भाभी, आप दिल से बहुत अच्छी हैं, इसीलिए घर आपको जरूर अपना लगेगा। मैं तो पहले दिन से ही आपकी दोस्त हूँ। दीपाली हल्की सी मुस्कुराती है। कुछ दिनों बाद घर में एक बड़ी पार्टी की तैयारी हो रही होती है। दीपाली के साथ वसुधा खुश होकर उसके कमरे में जाती है। हाथ में एक गिफ्ट बॉक्स होता है। दीपाली बेटा, ये ड्रेस मैंने तुम्हारे लिए लाई है। तुम इसे पार्टी में पहनना, बहुत सुंदर लगोगी। सच मम्मी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अभी ट्राई करती हूँ। दीपाली ड्रेस अपने कमरे में रख देती है। तभी दोनों जेठानियां वहां आती हैं। अरे वाह, मम्मी जी ने तुम्हें इतना अच्छा गिफ्ट दिया, दिखाओ तो जरा। वो दोनों दिखावे के बहाने ड्रेस उठा लेती हैं और थोड़ी देर बाद पीछे से उसकी लेस काट देती हैं और हल्की फाड़ भी देती हैं। अब देखती हूँ पार्टी में कैसे लगती है। शाम को जब दीपाली ड्रेस पहनने जाती है तो देखती है कि ड्रेस फटी होती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी नंद रिधिमा अंदर आती है। भाभी, ये क्या हुआ? पता नहीं दीदी, शायद कहीं से फंस गई होगी। कोई बात नहीं, मैं पुरानी ड्रेस पहन लेती हूँ। नहीं भाभी, आप रोइए मत, मैं अभी आती हूँ। रिधिमा बाहर जाती है और थोड़ी देर बाद एक सुंदर ड्रेस लेकर आती है। ये ड्रेस मैंने आपके लिए चुनी है, अब इसे पहनिए, देखना सबकी नजरें आप पर ही होंगी। दीपाली मुस्कुराकर ड्रेस पहनती है। दीपाली हल्के मेकअप में नई ड्रेस में अंदर आती है। सब लोग उसकी तारीफ करने लगते हैं। अरे वाह, आज तो सबसे प्यारी लग रही है नई बहू, बिल्कुल रॉयल लुक दे रही है। दोनों जेठानियां एक दूसरे को देखती हैं। उनके चेहरों पर जलन होती है। सास गर्व से मुस्कुराती हैं और दीपाली के कंधे पर हाथ रखती हैं। देखा बेटा, सच्ची सुंदरता कपड़ों में नहीं, दिल में होती है। थैंक यू मम्मी जी, आपकी और दीदी की वजह से ही मैं आज मुस्कुरा पा रही हूँ। सभी उसे देखकर मुस्कुराते हैं। अगले दिन लिविंग रूम में सब लोग बैठे होते हैं। माहौल बहुत टेंशन भरा होता है। ससुर मोहनलाल जी के माथे पर पसीना होता है। दोनों बेटे आयुष और मुकुल सिर झुकाए बैठे होते हैं। सास, नंद और तीनों बहुएं भी वहीं होती हैं। पापा, पता नहीं कंपनी में क्या हो रहा है। जितने भी पुराने क्लाइंट थे सब एक एक करके कॉन्ट्रैक्ट तोड़ रहे हैं। हाँ पापा, और अब तो इनकम भी रुक गई है। हर दिन घाटा बढ़ता जा रहा है। हे भगवान, इतना बड़ा बिजनेस होते हुए भी ये हाल, अब क्या होगा? पापा जी, आप मेरे पापा से बात कर लो, वो भी तो बिजनेस में है। थोड़ा सा पैसा उधार दे देंगे, बाद में आप वापस कर देना। हाँ बिल्कुल मम्मी जी, प्रियंका दी सही कह रही। मेरे पापा से भी बात कर लीजिए, उन्होंने पिछले साल भी हमें बिजनेस के लिए फंड्स दिए थे। आयुष और मुकुल एक दूसरे की तरफ देखते हैं और दोनों एक साथ बोलते हैं, नहीं, हम अपने ससुराल से पैसे नहीं लेंगे, यह हमारी शान के खिलाफ है। बिल्कुल, और इतना पैसा कमाने के बाद अगर आज हम उनके आगे हाथ फैलाएं तो सबके सामने हमारी इज्जत चली जाएगी। दोनों जिठानियां एक दूसरे को देखती हैं, फिर थोड़े ताने भरे अंदाज में बोलती हैं, इसमें कौन सी बुराई है? उधार ही तो लेना, भीख थोड़ी ना मांग रहे हैं। हाँ, और बाद में पैसा वापस कर देना, इतना ईगो रखने से कुछ नहीं होगा। सारे लोग चुप हो जाते हैं। तभी दीपाली धीरे से आगे आती है। उसकी आवाज में सादगी और आत्मविश्वास होता है। भैया, आप दोनों को इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपके पास पैसा है, बस आप लोग उसे पहचान नहीं पा रहे हैं। सब लोग उसे देखकर चौंकते हैं। क्या कहना चाह रही हो तुम दीपाली? हाँ, हमें तो कुछ समझ नहीं आया। बेटा साफ साफ बताओ, क्या मतलब है तुम्हारा? हमारे पास तो यही कंपनी है जिससे पूरा घर चलता है। नहीं पापा जी, ये इकलौता जरिया नहीं है आपके पास। आपके पास तो 10 तरह की खेती है जिसे आप लोग बस शौक से करते हैं। सब लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। थोड़ी देर सन्नाटा रहता है। आपके पास आयुर्वेदिक पौधे हैं, ऑर्गेनिक सब्जियां हैं, फूलों की खेती, फल, गेहूं, चावल, शहद, औषधीय जड़ी बूटियां और वो ड्रिप फार्मिंग वाला खेत भी। ये सब अगर आप मार्केट में भेजो तो कितना मुनाफा हो सकता है। लेकिन बेटा, इससे हम पैसा कैसे कमा सकते हैं? खेती से तो सिर्फ खाने भर का ही अनाज निकलता है। पापा जी, आप इतने बड़े बिजनेसमैन हैं, आपको आइडिया तो मुझसे बेहतर आना चाहिए। देखिए, आपके पास जो हर्बल पौधे हैं उन्हें आयुर्वेदिक रिसर्च सेंटर को भेजिए। ऑर्गेनिक सब्जियां और फुल सुपरमार्केट चेन में सप्लाई कीजिए जो
फूल हैं उन्हें एक्सपर्ट को दीजिए, आपकी खेती को ब्रांड बना दीजिए शर्मा ऑर्गेनिक्स। सभी लोग धीरे धीरे दीपाली की ओर देखने लगते हैं, जैसे उनकी आंखों में नई उम्मीद की चमक उठी हो। अरे वाह बेटा, ये तो बहुत बढ़िया ख्याल है। ये सोच तो हमारे दिमाग में कभी आई ही नहीं। सच कहा वसुधा, ये बात तो हमने कभी सोची ही नहीं थी। बेटा दीपाली, तुम्हारा ये आइडिया कंपनी को नई जान दे सकता है। दोनों बेटे उठते हैं और दीपाली की तरफ मुस्कुरा कर देखते हैं। दीपाली, तुमने तो हमारी आंखें खोल दी। अब हम खेती को बिजनेस मॉडल बना देंगे। सही कहा, अब हम किसी से पैसे नहीं लेंगे, अपनी मिट्टी से ही सोना उगाएंगे। सभी खुश होकर ताली बजाते हैं। सास दीपाली को गले से लगा लेती है। देखा, भगवान ने हमें कैसी बहू दी है। गरीब घर से आई है लेकिन सोच अमीरों जैसी। दोनों जिठानियां मुंह बना लेती हैं, एक दूसरे की तरफ देखते हुए। अब तो सारा क्रेडिट इसी को मिल जाएगा। हाँ, हमेशा हीरो बन जाती है ये। अगले दिन सुबह का समय होता है। दीपाली अपने सास ससुर और पति हिमांशु के साथ खेत से लौट रही होती है। सबके चेहरे पर खुशी होती है क्योंकि उनकी आधी खेती अब मार्केट में बिक चुकी होती है और सब्जियां, फलों और अनाज की अच्छी कीमत मिली जाती है और कंपनी भी ठीक होने लगती है। दीपाली बहू, तूने तो कमाल कर दिया। इतनी समझदारी से खेती का बाट किया कि गांव वाले भी खुश और हमारी कंपनी भी संभल गई। हाँ, इस बार तो तेरे हाथ की मिट्टी ने भी सोना उगा दिया। बहू, भगवान करे तेरी जैसी सोच हर घर में आए। अब तो हमारी कंपनी फिर से खड़ी हो जाएगी और ये सब दीपाली की मेहनत की वजह से है। अरे नहीं मम्मी जी, पापा जी, ये सब लोगों के आशीर्वाद और हिमांशु जी के भरोसे से ही हुआ है। मैंने तो बस अपना फर्ज निभाया है। सब खुश होकर अंदर चले जाते हैं, लेकिन पीछे खड़ी दोनों जिठानियां एक दूसरे को देखकर मुंह बनाती हैं। देखा बहन, ये गंवार बहू तो अब घर की लाडली बन गई है। हमने इतने साल मेहनत की पर किसी ने हमें कभी धन्यवाद तक नहीं कहा। सही कहा दीदी, घर वाले तो हमारी राय तक नहीं पूछते और अब इस नए जमाने की देसी बहू की तारीफें करते नहीं थकते। हाँ, और सुनो, अब तो इसने सबके दिल में जगह बना ली। अगर इसे रोका नहीं गया ना तो एक दिन ये घर की मालकिन बन जाएगी और हम बस नौकरानियां रह जाएंगी। तो फिर कुछ करना पड़ेगा दीदी, ऐसा कुछ जिससे सबको यही लगे कि ये बहू कितनी चालाक और लालची है। क्या सोच रही हो तुम? ऐसा जाल बिछाएंगे कि सबको लगे कि इसने घर के पैसों में ही हेरा फेरी की है। जब सबका भरोसा टूट जाएगा तो इसे खुद ही घर से निकाल देंगे। वाह बहन, अब मजा आएगा। जितना प्यार सब इसे कर रहे हैं ना, उतनी ही नफरत बाद में करेंगे। दोनों की आंखों में शरारत और जलन की आग दिखती है। पीछे दीपाली दूर से आ रही होती है, हाथ में खेती की रसीदें लेकर। दोनों जिठानियां तुरंत नकली मुस्कान दिखाती हैं। दीदी जी, मम्मी जी ने बुलाया है। बोल रही थी कि आज आप दोनों के हाथ की खीर बनेगी, सब साथ में खाना खाएंगे। हाँ हाँ बिल्कुल बहन, आज तो तेरे लिए खास खीर ही बनेगी। पहले मिठास में फंसाएंगे, फिर जाल में फंसाएंगे। अगले दिन दीपाली रसोई में खाना बना रही होती है। फोन डाइनिंग टेबल पर रखा होता है। दोनों जिठानी चुपके से दीपाली का फोन उठाकर अपने कमरे में ले जाती हैं। अरे, तुमने इसका फोन क्यों उठा लिया? इस फोन से क्या करोगी? अब देखो मैं इससे क्या करूंगी। इसे ऐसे जाल में फंसाऊंगी कि सारे घर वाले खुद ही इसको बाहर निकाल देंगे। वे फोन के साथ बैठकर फेक अकाउंट बनाती हैं और एक नकली ट्रांसफर करते हैं। स्क्रीन पर नोटिफिकेशन आता है, 2 लाख रुपए ट्रांसफर किए गए हैं। प्राप्तकर्ता विशाल। ये करके वैशाली चुपके से फोन टेबल पर रख देती है। ठीक उसी पल हिमांशु वहां आता है। उसकी नजर फोन की स्क्रीन पर पड़े मैसेज पर पड़ती है। वो सन्न रह जाता है और फोन उठाकर चिल्लाता है, दीपाली, ये क्या है? विशाल को 2 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए। इतने पैसे कहां से आए? तुमने हमारे घर के पैसों से ऐसा कैसे किया? दीपाली रसोई से भागकर आती है। आंखों में आश्चर्य और डर होता है। ये आप क्या कह रहे हो? मेरे पास तो कोई पैसे नहीं है। मुझे पैसे भेजना भी नहीं आता। मैं कभी भी ऐसा नहीं करूंगी। हिमांशु गुस्से से घर के सभी लोगों को बुलाता है। ड्राइंग रूम में सब इकट्ठा हो जाते हैं। पापा देखो, ये दीपाली जितनी सीधी दिखती है उतनी है नहीं। उसने बिना बताए 2 लाख रुपए किसे ट्रांसफर कर दिए? और जब घर पर इतनी मुसीबतें हैं, कंपनी घाटे में है, तब भी उसने ये किया। बेटा, ये कैसे हो सकता है? हमारी कंपनी के हालात सबके सामने हैं। कौन सी जरूरत थी इतने पैसे भेजने की? दीपाली, मैंने तुमसे बहुत उम्मीद रखी थी। तुम्हें मैंने अपनी बेटी जैसा माना था और ये सब कैसे? दीपाली टूट सी जाती है और हाथ जोड़कर कहती है, पापा मम्मी, सच कह रही हूँ, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैंने पैसे नहीं भेजे। मुझे मोबाइल चलाना भी ठीक से नहीं आता। रिद्धिमा ने अपनी दोनों भाभी को चाल चलते हुए बाथरूम से देख लिया था और जब सब दीपाली को सुना रहे होते हैं तो रिद्धिमा गुस्से से बोल पड़ती है, रुकिए, मैंने सब कुछ देखा है। वैशाली और प्रियंका ने दीपाली का फोन चुराकर फेक अकाउंट बनाया और खुद ही पैसे ट्रांसफर कर लिए। सब चौंक जाते हैं। वैशाली और प्रियंका दोनों चुप खड़ी होती हैं। उनके चेहरे घबराए हुए होते हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। हम ऐसा नहीं करना चाहते थे। बस
ससुर मोहनलाल सामने आकर कड़क आवाज में बोलते हैं और सास दोनों जिठानियों को पकड़ते हुए कहती हैं, तुम दोनों ने कितनी बड़ी गलती की है। किसी की इज्जत और नाम से खिलवाड़ करोगी तो अंजाम बुरा होगा। तुमने घर की शांति तोड़ी है। तुमने घर से विश्वासघात किया है। मैंने तुम्हें अपनी बेटी माना था, पर तुमने उसे ही गिराने की कोशिश की। जिठानियां शर्मिंदा होकर नीचे सिर झुका लेती हैं, धीरे धीरे अपनी गलती मानने लगती हैं। हमने गलती की। हम बुरा समय देखकर जलन में आ गई। हमने सोचा अगर सबको लगे कि दीपाली ने पैसे भेजे तो परिवार उसे पसंद नहीं करेगा, पर हमें इसका अंदाजा नहीं था कि बात इतनी बिगड़ेगी। मुझे माफ कर दो दीपाली, हमने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। मैंने कभी तुम दोनों के खिलाफ कुछ नहीं कहा। मैं हमेशा इस घर की भलाई चाहती थी। अब तुम लोग सीधे हमसे माफी मांगो और सबके सामने सच्चाई मानो। जिठानियां फूट फूट कर रोती हैं और दोनों के पास जाकर दीपाली से माफी मांगती हैं। दीपाली, हमें माफ कर दो। हम अपनी गलती पर बहुत शर्मिंदा हैं और अब हम तुम्हें अपने परिवार का हिस्सा मानेंगे। तुम दोनों ने घर में दरार डालने की कोशिश की, ये बाद में बर्दाश्त नहीं कर सकता। पर अगर तुम सच्चे दिल से माफी मांगती हो और उससे सीखती हो तो घर की मर्यादा और रिश्ते फिर से जोड़े जा सकते हैं। दीपाली, तुमने कभी इस घर का अपमान नहीं किया। तुमने हमेशा सबका साथ दिया। हमें तुम पर गर्व है। हिमांशु पहले गुस्से में होता है, फिर सच्चाई जानने के बाद दीपाली की ओर झुकता है और हाथ पकड़कर माफी मांगता है। दीपाली, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम पर शक कर लिया। मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। कोई बात नहीं, गलती से भी इंसान सीखता है। मैं भी आप सबका साथ चाहती हूँ।